वीडियो में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। आज हम लोग उन रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के माध्यम से कैसे लिखते हैं यह समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा मैं पुनः रिपीट करता हूँ, एक बार बच्चे ध्यान देंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर स्वयं से भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब उस रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम समीकरण के माध्यम से लिखते हैं तो यह समझेंगे कि आखिर ये रासायनिक समीकरण होता क्या है। वास्तव में रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, प्रतीकों के माध्यम से। अब प्रतीक कौन कौन से होते हैं जब कोई भी रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं। जैसे एक रासायनिक समीकरण यहाँ पर हम ले रहे हैं C6H12 O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 CO2 प्लस 6H2। अगर इस समीकरण को हम देखें तो इसमें हमें दो पक्ष दिखाई दे रहे हैं। एक पक्ष जो बाईं तरफ लिखा हुआ है इस पक्ष को अभिकारक पक्ष कहा जाता है, जो दाईं तरफ लिखा हुआ है इस पक्ष को उत्पाद पक्ष कहते हैं। अब ये भी समझना है कि अभिकारक होता क्या है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को अभिकारक पक्ष कहा जाता है। उत्पाद पक्ष किसे कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात नया पदार्थ बनके तैयार होता है उसे उत्पाद पक्ष कहा जाता है। तो रासायनिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक अभिकारक पक्ष, दूसरा उत्पाद पक्ष। एक यहाँ पर और चीजें हैं जो इसकी हम लोग समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो इन पदार्थों को अगर हम हिंदी रूप में लिखते हैं तो वो हमारा एक शब्द समीकरण बनके तैयार होता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, 6O2 ऑक्सीजन का है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है, 6H2O ये जल का है। अगर यहाँ पर हम लिखें ग्लूकोज ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो इस समीकरण को हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। लेकिन यह सब लिखने में काफी वक्त लगेगा और यह लंबा हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि रासायनिक समीकरण वह होता है जो प्रतीकों, चिन्हों के माध्यम से और पदार्थ के रासायनिक अणुसूत्र के द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि रासायनिक समीकरण लिखते वक्त जो पदार्थ की अवस्था होती है वहाँ पर उस पदार्थ को वैसा ही दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने सॉलिड लिखा है, अगर पदार्थ सॉलिड अवस्था में है तो उसको हम यस से प्रदर्शित कर देते हैं। लिक्विड अवस्था में है, सॉलिड का मतलब ठोस होता है, जो अगर पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसके आगे हम लोग यस बना देते हैं। अगर पदार्थ लिक्विड तरल अवस्था में है जैसे ये ग्लूकोज तो उसको हम लोग यल से प्रदर्शित कर देते हैं। अगर ये गैसीय अवस्था में है तो उसे यस से व्यक्त कर दिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, एक अगर पदार्थ जो है गैस बनकर के तैयार होता है तो उसको ऊपर की तरफ एरो लगा दिया जाता है। अगर पदार्थ तरल बन के तैयार होता है तो नीचे की तरफ एरो लगा दिया जाता है। तो इसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार पुनः हम परिभाषा समझ लेते हैं इसकी कि
रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, या इसको हम ऐसे कह लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर एक हमारे साइंस के वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था, एंटनी लवाइजियर के अनुसार इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है। उस नियम से भी समझ लेते हैं। उन्होंने बताया था कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान एक समान होता है। ठीक है, यह कैसे होता है कि ये जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना अभिकारक पक्ष में द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद पक्ष में द्रव्यमान प्रदर्शित होता है। तो यह सब करने के लिए यहाँ पर एक प्रक्रिया प्रदर्शित होती है, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हम ये भी साथ साथ समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इसको समझेंगे। जैसे एक समीकरण यहाँ पर हम लेते हैं Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4। Zn जिंक होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एरो ZnSO4 प्लस H2। ये जो है एक समीकरण हमने लिखा है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, ZnSO4 जिंक सल्फेट होता है और H2 हाइड्रोजन होता है। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है और कैसे ये संतुलित समीकरण है, ये भी देखना। जैसे यहाँ पर हमें Z मिल रहा है, तो Z का जो हमें परमाणु की संख्या है Z में 1 दिखाई दे रही है, N में परमाणु की संख्या 1 है, H में परमाणु की संख्या 2 है, S में परमाणु की संख्या 1 है और O में परमाणुओं की संख्या 4 है। ये हमने देखा अभिकारक पक्ष को। अभिकारक पक्ष को देख रहे हैं। अब इसी का उत्पाद पक्ष देखते हैं, क्या वास्तव में ये संतुलित समीकरण है या नहीं है। तो देखते हैं कि Z में परमाणु की संख्या 1 है और N की परमाणु की संख्या 1 है, S की परमाणु की संख्या 1 है, O की परमाणु की संख्या 4 है और H2 की परमाणु की संख्या 2 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है। तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण संतुलित समीकरण है। जैसे ऊपर वाला हमने लिखा था C6H12O6 प्लस 6O2 और यहाँ पर भी बन के तैयार हुआ है 6CO2 प्लस 6H2O। इसमें भी परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान है। और हम थोड़ा एक समीकरण लेते हैं, उसको भी देखते हैं किस प्रकार से ये समीकरण संतुलित किया जा सकता है। अलग से एक दूसरा समीकरण लेके उसको हम संतुलन के माध्यम से आपको बताते हैं। एक लेते हैं असंतुलित समीकरण, फिर उसका हम संतुलन आपको बताएंगे। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें परमाणुओं की संख्या की हम लोग तुलना करते हैं, क्या वास्तव में बराबर हैं। Fe को देखें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है और O यहाँ पर सिंगल मिल रहा है और यहाँ पर H2O के साथ में सिंगल O लगा हुआ है। यहाँ पर H2 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी H2 2 मिल रहा है। समस्या यहाँ पर आ रही है Fe की और यहाँ पर O सिंगल है, यहाँ पर O 4 है।
तो ये हम कह सकते हैं कि समीकरण संतुलित नहीं है। इसको कैसे संतुलित करेंगे? अब देखिए यहाँ पर Fe3 है, अगर यहाँ पर हम 3 ले लें, 3Fe ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर है H2O और यहाँ है O4। अगर H2O के साथ हम 4 ले लें तो H2O एरो, अगर हम 4 ले लेते हैं तो हमारा बनता है Fe3O4 प्लस 4H2। अब हमारा समीकरण ये संतुलित समीकरण कहलाएगा। देखिए Fe की परमाणु संख्या भी 3 है और इधर भी Fe की परमाणु संख्या 3 है। यहाँ पर जो है H 4 दूनी 8, H कितना है? H के परमाणु संख्या 8 है और यहाँ पर H की परमाणु संख्या 8 होती है। H की परमाणु संख्या 8 हो रही है। अब बचा O की क्रॉस करो, 4 एक कम 4, यहाँ पर भी O की परमाणु संख्या 4 है और यहाँ पर भी O की परमाणु संख्या 4 है। तो इस प्रकार से समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहा जाता है। बाकी अगर हम जैसे हमने ये पहला वाला समीकरण लिखा था Fe प्लस H2O या Fe3 प्लस O4, या हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं कि जैसे हमने Zn वाला उदाहरण दिया था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनके जो तैयार हुआ था, अगर वो समीकरण संतुलित नहीं है तो उस समीकरण को केवल हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं, ना कि उसको हम लोग संतुलित समीकरण कह सकते हैं। जब दो समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होगी तो उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाएगा। कक्षा 10 में परीक्षा में समीकरण को संतुलित करना भी पूछा जा सकता है या इसको संतुलित करने के लिए दिया भी जा सकता है अलग से कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए, या ये भी पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक बार पुनः हम लोग रिपीट कर लेते हैं इसकी परिभाषा को, ध्यान रखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों चिन्हों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि अभिकारक पक्ष की द्रव्यमान संख्या और उत्पाद पक्ष की द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए, या यूं कह लेते हैं कि अभिकारक पक्ष की परमाणुओं की संख्या और द्रव्यमान पक्ष के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे। बाकी समीकरणों को हम लोग संतुलित समीकरण नहीं कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।